नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह के जामुन का पेड़ नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो कि कृष्णचंद्र जी द्वारा रचित है। बच्चों, जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य है जो प्रशासन व्यवस्था पर कटाक्ष करता है, और इस हास्य व्यंग्य में आपको एक तरफ हास्य अपनी चरम सीमा पर दिखाई पड़ेगा और दूसरी तरफ करुणा भी अपनी गहराई में आपको खींच कर ले जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। आगे देखिए। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। तो देखिए, इसमें जो लोग हैं वो उस व्यक्ति को नहीं देख रहे, बल्कि उन्हें एक पेड़ की चिंता ज़्यादा है, मानव जीवन की चिंता नहीं है। तब माली ने मगर यह आदमी दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। अब हाँ, यह आदमी सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। अब उसने कहा, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा तो दूसरा चपरासी बोला, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। तब तक नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। तब तक एक क्लर्क ने बड़े ताज्जुब से कहा, जिंदा है, अब पेड़ हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। तब तक माली बोला, क्या मुश्किल है, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो गए। तब तक ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूँ। अब सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने फिर चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, और चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से, और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से। फाइल चलती रही। इसी बात में आधा दिन बीत गया। देखो, फाइल चल रही है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है, और यह पेड़ की समस्या जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही पेड़ हटवा दिया जाएगा। देखिए, पेड़ को हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि एक दूसरे पे काम टाला जा रहा है। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर आ रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट
अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। अब भाई, जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। कई लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद हटाने की कोशिश ना करें, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। ठीक है जी। अब माली ने दबे हुए आदमी को खाना खिलाया और उसने माली ने उस आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल फैसला आ जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखा। अच्छा हुआ तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर कुछ नहीं बोला। माली ने कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है? मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। तो उसने कहा, मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। मालिक खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया, दुख प्रकट करता हुआ हट गया। और तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया, बड़ा करारा जवाब और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी जान पड़ता था। उसने लिखा, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को कटवाने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हाल में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। देखिए कैसी बात कर रहे हैं, आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। और यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से कहा, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आदमी आधा इधर से आधा उधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। अब देखिए तो क्लर्क क्या बोलता है, आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से फिर इस आदमी को जोड़ा जा सकता है। भाई, प्लास्टिक सर्जरी करके फिर से जोड़ा जा सकता है। अब इस बात पर सबका ध्यान गया और फाइल जो है मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दी। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया। जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची, दूसरे दिन ही उन्होंने अपने विभाग के सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी की प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन हो तो सकता है और ऑपरेशन सफल भी हो जाएगा, पर मगर आदमी मर जाएगा। ये कैसी बात हुई कि सफल हो जाएगा और अब फिर मर जाएगा? तो सफल किस बात का? उनका कहने का मतलब जुड़ जाएगा। इसलिए ये फैसला भी रद्द कर दिया गया। अब जो है, रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उससे बताया कि मामला ऊपर चला गया। सुना है कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अब माली ने ऐसा सुना और मुंह में उंगली दबा दी और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? और आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, फिर वही हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में जो सेक्रेटेरिएट था उसमें क्या है, अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी क्या है, क्लर्क है, वो शायर है। बस फिर क्या, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए आ पहुंचा। भीड़ उमड़ पड़ी और इसकी चर्चा पूरे शहर में फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता में लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविता और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो
सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया क्योंकि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ना ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अब आगे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी पर सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। पूछा, क्या तुम कवि हो? तो उसने कहा, जी हाँ। दबे आदमी ने जवाब दिया, भाई किस उपनाम से सुशोभित होते हो? तो उसने कहा, ओस। अब सेक्रेटरी जोर से चीखा, ओस? क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। उसने कहा, नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला, फौरन अपने विभाग को रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया, बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपना केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। अब वो बोला, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यह कर सकते हैं, अगर तुम मर जाओ तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। अब वो कहा कि मैं जीवित हूँ। कभी रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है। सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दबाज से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना था। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। अब मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। अब वो बोला, मगर यह एक आदमी की जान का सवाल है। क्लर्क जोर से चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंध का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी का जीवन भी न्यौछावर नहीं कर सकते, बलिदान नहीं कर सकते? तो अब वो पूछता है, क्या कवि को मर जाना चाहिए? तो वो कहते, निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए और आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने से ले ले। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। और देखिए क्या हुआ। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव, और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, अर्थात वो मर चुका था। तो बच्चों, इस हास्य व्यंग में हमें शुरू में पढ़ने में जितना हास्य मिलता है, अंत में उतनी ही करुणा हमारे मन में भर जाती है। हमें पहले लगता है कि कवि बच जाएगा, परंतु अंत में कवि फाइल को पूर्ण होते होते कवि अपनी जीवन की फाइल पूर्ण कर चुका होता है। तो
अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों धन्यवाद।